हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। हम लोगों ने अभी तक दो लेक्चर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के कवर कर लिए और आप सबके फीडबैक से बहुत अच्छा लगा ये देख के कि आप सबको वो लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया। अब इसी लेगेसी को हम लोग लेक्चर 3 में कवर करेंगे और आज का लेक्चर आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखिए, अब तक हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को कवर किया है। नेचर एंड सिग्निफिकेंस मैंने आपको बताया था, ये आपको बाद में कवर किए जाएंगे। हेनरी फ्योल का इंट्रोडक्शन और हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स हमने सब कवर कर लिए। आज हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की स्टडी करेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट को समझने से पहले आप लोग इस पिक्चर को बहुत ध्यान से देखें। ये पिक्चर है F.W. टेलर की। इनका जो लाइफ टाइम रहा है 1865 से 1915 रहा है और ये अमेरिका के मैकेनिकल इंजीनियर रहे। इनका जो मेन फोकस रहा है वो रहा है इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी को इंप्रूव करने में। इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है फैक्ट्री सिस्टम को रीशेप करने में, प्रोडक्शन को चेंज करने में। अब इन्होंने जिस तरीके से फैक्ट्री सिस्टम के अंदर साइंटिफिक चीजों को इंट्रोड्यूस करा, मैनेजमेंट में साइंटिफिक थीम को इंट्रोड्यूस करा, साइंटिफिक एनालिसिस को इंट्रोड्यूस करा, इसीलिए हम लोग इनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं। अब यहां पर आपके दो क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आपसे पूछा जाता है फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट हेनरी फ्योल और फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट F.W. टेलर। अब साइंटिफिक मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं, टेलर का इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है साइंटिफिक मैनेजमेंट को डेवलप करने में। दिस मैनेजमेंट फिलॉसफी एम्ड टू इंप्रूव इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी। मतलब टेलर की जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है ये इंडस्ट्रीज की एफिशिएंसी को बहुत इंप्रूव करने में हेल्प कर रही है और इन्होंने वर्क प्लेस पर साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को इंट्रोड्यूस करा। मतलब ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इंडस्ट्री के वर्क प्लेस पर साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को इंट्रोड्यूस किया। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अगर मैं इसके आंसर की बात करता हूं तो फर्स्ट हेडिंग आता है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। यहां पर रूल ऑफ थंब का मतलब ट्रेडिशनल मेथड से, मतलब टेलर ने इस बात को कहा है कि अगर हम लोग किसी भी मेथड को मॉडर्नाइज तरीके से कर सकते हैं, मतलब किसी भी चीज को मॉडर्नाइज तरीके से कर सकते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि हम उसके ट्रेडिशनल मेथड को ही फॉलो करेंगे। इसके एक बहुत बेस्ट एग्जांपल है, हम लोग आज की डेट में रेलवे में ऑनलाइन बुकिंग करते हैं और ये जो ऑनलाइन बुकिंग है ये हमारे ट्रेडिशनली टिकट विंडो सिस्टम से बहुत ज्यादा बेटर है। F.W. टेलर भी इस बात पे बिलीव रखते थे, टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी देयर शुड बी वन बेस्ट मेथड फॉर परफॉर्मिंग अ टास्क। किसी भी काम को परफॉर्म करने का एक न एक मेथड तो ऐसा जरूर होता है जो हमारा टाइम बचाए और एफिशिएंसी को राइज करे। दिस मेथड कुड बी डेवलप थ्रू साइंटिफिक स्टडी, और ये जो मेथड होगा डेफिनेटली एक स्टडी के बाद, एक अच्छे एनालिसिस के बाद ही आएगा। साइंटिफिक प्रिंसिपल की जो मेन थीम है वो है वन बेस्ट मेथड। टेलर emphasized that one best method should replace traditional rule of thumb। मतलब आप किसी भी काम का एक बेस्ट मेथड निकालिए और वो अगर पिछले ट्रेडिशनल मेथड्स को चेंज करता हो तो हम उसे अप्लाई करेंगे। साइंटिफिक मेथड में हम लोग क्या क्या इन्वॉल्व करते हैं? साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर हम लोग इन्वेस्टिगेशन को इन्वॉल्व करते हैं, ट्रेडिशनल मेथड की। It aims to unify the best practice and develop a standard method। और इसके बाद एनालिसिस करने के बाद एक ऐसा स्टैंडर्ड मेथड डेवलप किया जाए जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में चले, और उस मेथड का बेनिफिट हमें ये मिलना चाहिए कि एक तो हमारी मैन पावर की एनर्जी सेविंग हो और दूसरा हमारा टाइम और मटेरियल की कॉस्ट वेस्टेज भी बच जाए। मींस एक ऐसा मेथड जो हमें एनालिसिस के बाद मिले, पूरा ऑर्गेनाइजेशन उसे फॉलो करे, उससे हमारा मैन पावर का टाइम भी बचे, रॉ मटेरियल की वेस्टेज भी खत्म हो और मैन पावर की वेस्टेज भी कम हो जानी चाहिए। एमसीक्यू, अकॉर्डिंग टू टेलर व्हाट शुड द वन बेस्ट मेथड डू। एक अच्छा मेथड क्या करता है?
अडॉप्ट टू इंडिविजुअल वर्कर परफॉर्मेंस, ये तो नहीं चलेगा। रिप्लेस द नीड फॉर एनालिसिस एंड स्टडी, वन बेस्ट मेथड को निकालने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए एनालिसिस की जरूरत होती है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं। सब्स्टिट्यूट द ट्रेडिशनल रूल ऑफ थंब, बिल्कुल ठीक, एक अच्छा मेथड आपके ट्रेडिशनल मेथड को रिप्लेस कर सकता है। ओनली अप्लाई टू लार्ज स्केल प्रोडक्शन एक्टिविटीज, ये तो हो ही नहीं सकता, एक अच्छा मेथड सिर्फ लार्ज स्केल में चलेगा, बिल्कुल भी नहीं। अब सेकंड प्रिंसिपल जो है टेलर का, वो है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। इसको समझने के लिए आप लोगों को सबसे पहले एक स्टोरी पे ध्यान देना होगा। आपको पता है जापान में वर्क कल्चर कैसा है? जापानीज वर्क कल्चर प्रोवाइड एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ हार्मनी। हार्मनी मींस एडजस्टमेंट। टेलर ने भी इसी बात पे फोकस किया है कि आपस में एडजस्टमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत जरूरी है। अब इसको हम जापानीज वर्क कल्चर से कैसे रिलेट करते हैं? जापानीज कंपनीज जो होती हैं अपने मैनेजमेंट में इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं, ओपननेस को, उनके कम्युनिकेशन सिस्टम को। अगर कभी किसी बात पर वो डिसएग्री हो जाते हैं तो होता क्या है, जापानीज कंपनीज के अंदर वर्कर स्ट्राइक पर नहीं जाते। मतलब अगर वो स्ट्राइक पर जाते हैं तो काम बंद नहीं करते, वो सिर्फ क्या करते हैं, एक ब्लैक स्ट्राइप, ब्लैक बेज जो होती है पहनते हैं और अपना प्रोटेस्ट शो करते हैं। हमारे अदर कंट्रीज में क्या होता है, वर्कर्स स्ट्राइक पे जाएंगे, फैक्ट्रीज बंद कर देंगे, मशीन्स बंद कर देंगे, प्रोडक्शन डंप कर देंगे। जबकि वहां पर क्या होता है, however they continue to work more than normal hours to gain the sympathy and understanding of management। ये लोग क्या करते हैं, ब्लैक स्ट्राइप पहनेंगे, ब्लैक बैच पहनेंगे, उसके बाद ज्यादा काम करेंगे, ज्यादा काम करेंगे और ऑनर से, मैनेजमेंट से सिंपैथी लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू फ्योल, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड के अंदर, इन द फैक्ट्री सिस्टम प्रोडक्शन मैनेजर प्लेड अ क्रूशियल रोल एज इंटरमीडिएटरीज बिटवीन ऑनर एंड वर्कर। इस लेवल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर अगर आप देखते हैं, यहां पर हमारे प्रोडक्शन मैनेजर हो सकते हैं और ये एक तरीके से वर्कर्स में और टॉप लेवल मैनेजर्स या मिडिल लेवल के बीच में एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। द पोटेंशियल फॉर क्लास कॉन्फ्लिक्ट विद मैनेजर पुशिंग फॉर प्रोडक्टिविटी एंड वर्कर रेसिस्टेंस वाज ऑलवेज प्रेजेंट। ये हमेशा होता है, वर्कर्स और मैनेजमेंट के अपने थॉट्स में कहीं ना कहीं डिफरेंस रहता है। वर्कर्स अपने बेनिफिट के बारे में सोचते हैं और मैनेजमेंट पूरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचते हैं, और इनके बीच में हमेशा क्लास कॉन्फ्लिक्ट रहती है। वर्कर हमेशा चाहते हैं ज्यादा सैलरी, मिनिमम काम, मैनेजमेंट हमेशा मैक्सिमम आउटपुट और मिनिमम सैलरी देना चाहते हैं। अब टेलर के विजन के हिसाब से टेलर ने क्या कहा, सच कॉन्फ्लिक्ट बेनिफिट नो वन, कि अगर इस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट होगा तो ना तो वर्कर को इसका बेनिफिट है, ना ही मैनेजर को, और इवन देन फैक्ट्री ओनर को भी इससे कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। टेलर ने एम्फेसाइज करा है द नीड फॉर कंप्लीट हार्मनी बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। मैनेजर्स और वर्कर्स आपस में एडजस्टमेंट करें, हार्मनी करें, विद बोथ साइड्स अंडरस्टैंडिंग देयर इंपॉर्टेंस, और दोनों एक दूसरे की इंपॉर्टेंस को बहुत अच्छे ढंग से समझें। टेलर ने इस चीज को मेंटल रेवोल्यूशन भी बोला है। टेलर ने एडवोकेट करा है कंप्लीट मेंटल रेवोल्यूशन, मतलब मैनेजमेंट और वर्कर्स एक दूसरे के लिए अपनी सोच बिल्कुल बदलें। कैसे? मैनेजमेंट शुड बी विलिंग टू शेयर द गेन ऑफ द कंपनी विद वर्कर्स। अगर मैनेजमेंट वर्कर से काम ले रहा है तो कंपनी के प्रॉफिट्स को वर्कर के साथ शेयर करें। वर्कर्स इन टर्न शुड बी डिलिजेंट इन द वर्क एंड ओपन टू चेंज, और इसके अगेंस्ट वर्कर जो है बेटरमेंट के लिए कंपनी के पूरे पोटेंशियल के साथ काम करे। मतलब मैनेजमेंट उन्हें प्रॉफिट शेयर करे और वर्कर अपना बेस्ट मैनेजमेंट को दे। वहां पर एक तरीके से फैमिली एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाना चाहिए। टेलर विजन एम टू फोस्टर अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, यूनिटी बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। टेलर हमेशा इस बात पे फोकस करते हैं मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में एक अच्छी यूनिटी होनी चाहिए और वो दोनों एक बड़ी फैमिली के पार्ट्स बनकर काम करें। नाउ द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, व्हाट रोल डिड मैनेजर प्ले इन द फैक्ट्री सिस्टम। मैनेजर जो है फैक्ट्री सिस्टम में कौन सा रोल प्ले करते हैं? ये वाला आंसर हमारा फर्स्ट लाइन के अंदर है। दे रिप्रेजेंट द वर्कर्स टू द ओनर,
बिल्कुल भी नहीं। दे सर्व एज इंटरमीडिएटरीज बिटवीन ऑनर एंड वर्कर्स, बिल्कुल ठीक। ऑनर और वर्कर्स के बीच में जो मैनेजमेंट बॉडी होती है वो एक तरीके से काम करती है और ऑनर और वर्कर्स के क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स को ये दूर करते हैं। दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर हायरिंग एंड फायरिंग वर्कर्स, बिल्कुल भी नहीं। दे हैड नॉट सिग्निफिकेंट रोल इन द सिस्टम, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मैनेजमेंट का कोई रोल ना हो, पॉसिबल ही नहीं है। नाउ द नेक्स्ट एमसीक्यू, अकॉर्डिंग टू एफ.डब्ल्यू. टेलर, व्हाई देयर इज अ नीड फॉर हार्मनी बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। वर्कर्स और मैनेजमेंट में हार्मनी की जरूरत क्यों है? फर्स्ट, टू मैक्सिमाइज वर्कर सेटिस्फेक्शन, सिर्फ वर्कर्स के सेटिस्फेक्शन के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। टू अवॉइड वर्कर्स स्ट्राइक, ये बात भी सिर्फ और सिर्फ वर्कर्स से कंसर्न है, ये भी नहीं। बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट बेनिफिटेड वर्कर्स, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट हेल्प्स इन प्रोडक्टिविटी। नाउ द नेक्स्ट इज कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। टेलर हमेशा इस बात को फोकस करते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक कंप्लीट कॉपरेशन होना चाहिए लेबर और मैनेजमेंट में, ना कि इंडिविजुअलिज्म। दिस प्रिंसिपल बिल्ड अप अपॉन द आइडिया ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। मतलब हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड से हम एक लेवल ऊपर की बात कर रहे हैं कि आपस में मैनेजमेंट और वर्कर्स में कॉपरेशन होना चाहिए, उनके बीच में कंपटीशन स्पिरिट बिल्कुल ना हो और एक दूसरे के लिए कोऑपरेटिव रहनी चाहिए। टेलर हमेशा इस बात पे फोकस करते हैं कि मैनेजमेंट और वर्कर्स में कंपटीशन बिल्कुल ना, उसकी जगह कोऑपरेशन। टेलर के हिसाब से लेबर और मैनेजमेंट एक दूसरे की इस बात को समझें कि वो दोनों एक दूसरे के ऊपर इंटर डिपेंडेंट है। कॉपरेशन को हम कंपटीशन से रिप्लेस कर सकते हैं, तभी हम आपस में ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर पाएंगे। अब आपस में कंपटीशन को हम कॉपरेशन से कैसे रिप्लेस कर सकते हैं? सीधी सी बात है, अगर कोई भी वर्कर कोई कंस्ट्रक्टिव सजेशन मैनेजमेंट बॉडी को देता है तो मैनेजमेंट बॉडी उस बात को एक्सेप्ट करे कि एक वर्कर भी अच्छे सजेशन दे सकते हैं, ना कि वो अपनी ईगो पर ले। और इसके अलावा अगर मैनेजमेंट जो है वर्कर्स को गाइड कर रहा है किसी काम के लिए, तो वर्कर भी इस बात को समझे कि मैनेजमेंट के पास भी अच्छे आइडियाज हो सकते हैं। मैनेजमेंट शुड एक्टिवली लिसन टू एंड कंसीडर कंस्ट्रक्टिव सजेशंस मेड बाय एम्प्लॉयज। मैनेजमेंट हमेशा अच्छे आइडियाज को सुने, एम्प्लॉय शुड बी रिवॉर्डेड, और इन अच्छे आइडियाज से अगर कॉस्ट रिडक्शन होती है तो उन्हें अवार्ड देना चाहिए। अगर हम वर्कर्स को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करते हैं तो बेनिफिट क्या होगा? वर्कर्स शुड बी ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट टीम। वर्कर्स को लगेगा वो अब मैनेजमेंट के हिस्सेदार हैं, मतलब मैनेजमेंट में उनका हिस्सा भी है। इंपॉर्टेंट डिसीजंस को हम लोग जब लेंगे तो उसमें वर्कर्स का इनपुट होगा, ट्रांसपेरेंसी ज्यादा होगी और वर्कर्स का बिहेवियर भी रिस्पॉन्सिबल होगा। वर्कर्स शुड अवॉइड रिसोर्ट टू स्ट्राइक। जब किसी डिसीजन में आप वर्कर्स को ही इन्वॉल्व करेंगे तो आने वाली प्रॉब्लम्स को वर्कर समझेंगे, तो वो अपने बेनिफिट के लिए स्ट्राइक्स वगैरह को खत्म करेंगे। अ कल्चर ऑफ ओपन कम्युनिकेशन एक अच्छी गुडविल का एस्टैब्लिश होगा। Now the MCQ session. According to Taylor, what should replace competition in the workplace? Simple, cooperation. What behavior should worker avoid? Worker अपना ऐसा कौन सा बिहेवियर है जिसे वो छोड़ दें? कॉपरेशन, ये तो हो ही नहीं सकता। कंस्ट्रक्टिव सजेशन, उल्टा ये तो वर्कर्स को हमेशा एक्टिव होना चाहिए इस चीज में। स्ट्राइक एंड अनरीजनेबल डिमांड, बिल्कुल वर्कर्स को हमेशा स्ट्राइक्स और अनरीजनेबल डिमांड्स को नहीं करना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी, ये तो बिल्कुल भी नहीं। आप एक छोटी सी बात बताइए, आप आगे कैसे बढ़ते हैं अपनी एजुकेशन में? आप आगे कैसे बढ़ते हैं, या किसी टीम के अंदर एक प्लेयर आगे कैसे बढ़ता है, या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक आदमी प्रमोशन आगे कैसे लेता है? सिंपल सा रूल है, जब तक आप में डेवलपमेंट होगा आप आगे बढ़ते जाएंगे अपने करियर में। इसी बात को टेलर ने अपने हेडिंग डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी में बताया। इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी सीधी सी बात है, डिपेंड करती है स्टाफ के कॉम्पिटेंसी पे। आपका स्टाफ जितना अच्छा, जितना कॉम्पिटेंट होगा, इंडस्ट्री उतनी ही फ्लरिश करेगी। साइंटिफिक मैनेजमेंट में टेलर ने इस बात पे फोकस करा है कि हमें हमेशा वर्कर्स के डेवलपमेंट पर फोकस करना चाहिए, उनको ट्रेनिंग
देनी चाहिए। वर्कर डेवलपमेंट कहीं ना कहीं वर्कर्स की एफिशिएंसी को राइज करता है। वर्कर ट्रेनिंग वाज कंसीडर्ड क्रूशियल टू इंप्लीमेंट द बेस्ट मेथड डेवलप्ड थ्रू अ साइंटिफिक अप्रोच। अगर आप वर्कर्स को टाइम टाइम पर ट्रेन करेंगे तो वो उस ट्रेनिंग से बेस्ट मेथड को डेवलप करेंगे और ये साइंटिफिक अप्रोच को पूरा करेगा। अब सीधा सा कंसेप्ट ये है कि हम लोग वर्कर्स को ट्रेनिंग की जरूरत क्यों पड़ती है। अब सीधा सा कंसेप्ट ये है, ट्रेनिंग जो है एफिशिएंसी को कैसे राइज करती है। टू एनहेंस एफिशिएंसी एम्प्लॉय शुड रिसीव द नेसेसरी ट्रेनिंग। अगर मैं चाहता हूं कि मेरा स्टाफ ग्रो करे, जैसे इस पिक्चर में देखिएगा, बॉस जो है इन दोनों को ट्रेन कर रहा है आगे के प्रोजेक्ट्स के लिए। होगा वो उतना ज्यादा अच्छा काम करेगा, आपको आउटपुट ज्यादा देगा और ज्यादा पैसा कमाएगा। बेनिफिट बोथ द कंपनी एंड वर्कर। और जब वर्कर ज्यादा काम करेगा, ज्यादा आउटपुट देगा, कंपनी को प्रॉफिट होगा, तो दोनों ही उस बेनिफिट को शेयर करेंगे। नाउ एमसीक्यू सेशन। अकॉर्डिंग टू टेलर, व्हाट डज इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी लार्जली डिपेंड ऑन। टेलर के हिसाब से इंडस्ट्री की एफिशिएंसी किस पर डिपेंड करती है? मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी पर? बिल्कुल भी नहीं। पर्सनल कॉम्पिटेंसी? बिल्कुल ठीक। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी फैक्ट्री के अंदर जितना स्टाफ कॉम्पिटेंट होगा, आपका ऑर्गेनाइजेशन उतना ही ग्रो करेगा। गवर्नमेंट रेगुलेशन तो बिल्कुल नहीं रिलेट करते और मार्केट डिमांड तो है ही नहीं। एज आई ऑलवेज सेज, चीजें कभी भी मुश्किल नहीं होती, सिर्फ उन्हें आसान बनाना पड़ता है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।